अभी वर्तमान में मैं बीपीएससी के थ्रू पीआरटी टीचर के रूप में गया में पोस्टेड हूँ और सेवा दे रहा हूँ। और अभी हाल ही में जो लेखपाल का रिजल्ट है उसमें मेरा चयन हो गया। हर कोई और गार्जियंस का भी, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। बच्चे भी जैसे यहाँ के हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के, वैसे वहाँ के बेहतर है। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव चल रहा है गवर्नमेंट का कि 1 to 5 जो प्राइमरी है और 6 to 8 जो मिडिल है, वो उनको समेकित करने का प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ बच्चों की पहुँच कम है वहाँ वो समेकित कर रहे हैं कि, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ शुरू से ही है, इतने से पहले सबसे पहले बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है। आप उनसे जब तक जुड़ोगे नहीं ना तब तक आप उनको नहीं समझा सकते। 4 खंडों में बटा हुआ था, जिसमें जीएस था एक 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन मैथ थी, और 25 क्वेश्चन हिंदी थी, और 25 क्वेश्चन आपका ग्रामीण परिवेश से। सर जी, जहाँ तक बात की जाए लेखपाल कटाव की, तो हम लोग किसी ने नहीं सोचा था कि कटाव इतनी हाई चली जाएगी। ये एक पंक्ति याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, आज हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनका चयन बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है और साथ ही साथ यूपी त्रिवलसी लेखपाल का जो भी रिजल्ट आया हुआ है इसमें भी वो चयनित है। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देवेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी बुक को फॉलो किया, उनके स्टडी के सोर्सेस क्या रहे। तो देवेंद्र जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को जी बताइए। सर, मेरा नाम जैसा कि आप पता है देवेंद्र प्रताप सिंह है, और प्रयागराज का ही निवासी रहने वाला हूँ। और मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया था। और अभी वर्तमान में मैं बीपीएससी के थ्रू पीआरटी टीचर के रूप में गया में पोस्टेड हूँ और सेवा दे रहा हूँ। और अभी हाल ही में जो लेखपाल का रिजल्ट है उसमें मेरा चयन हो गया है। तो उसके आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी बची हुई है, वो देखना होगा कि कहाँ मिलता है पोस्टिंग, कहाँ नहीं। देवेंद्र जी, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिंसियर छात्र रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आपने देखा है। अभी जो प्रेजेंट पोस्टिंग आपकी है बोधगया में है। देखिए, पटना और बोधगया बिहार के दो डेवलप्ड सिटी हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए सागर जी, हर जगह जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है, जो भी इनिशिएटिव है, वो कमोबेश एक ही जैसा है। हर कोई और गार्जियंस का भी, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। बच्चे भी जैसे यहाँ के हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के, वैसे वहाँ के भी। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों के खास तौर से यूपी वालों को और डेवलप्ड स्टेट वालों को ये फोबिया सा है कि बिहार बहुत रूरल है, बहुत अनडेवलप्ड है। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़मीनी स्तर से वहाँ देखा है, महसूस किया है कि जितना हम लोग उनकी बुरी छवि महसूस करते हैं उतनी है नहीं। कई मामलों में तो वो हम लोगों से बेहतर हमें महसूस हुए। और ख़ास तौर से अगर मैं प्राइमरीली बात करूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो वहाँ की जो अ, सरकारी स्कूल्स हैं वो कई मामलों में हम लोगों के यहाँ के सरकारी स्कूल से बेहतर है। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव चल रहा है गवर्नमेंट का कि 1 to 5 जो प्राइमरी है और 6 to 8 जो मिडिल है, वो उनको समेकित करने का प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ बच्चों की पहुँच कम है वहाँ वो समेकित कर रहे हैं कि, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ शुरू से ही ऐसे प्रक्रिया है। वहाँ 1 से लेकर 12 तक सरकारी स्कूल एक ही बिल्डिंग में चल रहा है, एक ही जगह। तो ये केंद्रीकृत जो प्रक्रिया है वहाँ काफ़ी पहले से रही है, जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं। और एक दूसरी बात मैं कहूँ तो वहाँ के बच्चों में जानने की इच्छा, अभी जो खास तौर से जो हम लोगों की जो नई रिक्रूटमेंट हुई है, इसके पहले जो वहाँ पे टीचरों की रिक्रूटमेंट होती थी वो प्रखंड बेसिस पे ऐसे ही कर दी जाती थी, उसमें कोई परीक्षा नहीं होती थी। तो हम लोगों का प्रॉपर बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हुआ है, उसके बाद पोस्टिंग हुई है। तो अभी हम लोग जो गए हैं नए, जो हमारे साथी कई बात करते हैं, तो हम लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में भी एक जिज्ञासूपन आया है। वो दिखता है कि वो पढ़ना। सर, बच्चे बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं।
कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते होंगे, तो जो आपको ऑड लगता होगा, तो आप उन्हें कैसे किस तरीके से आप उनको इंटरेक्ट करते होंगे? अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है। आप उनसे जब तक जुड़ोगे नहीं ना, तब तक आप उनको नहीं समझा सकते। वो सीखने के लिए तैयार होंगे आपसे। तो सबसे पहले तो आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, बच्चे जैसे मगही, मैथिली और जहाँ वहाँ बिहार की जो लोकल लैंग्वेज है, उसको कुछ टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप बच्चों को ये महसूस हो कि अपनापन महसूस हो कि हाँ, ये हमारे ही बीच के हैं। ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप बाहरी हो। आप वहाँ गए हो तो केवल इंग्लिश इंग्लिश बोलो या खड़ी बोली हिंदी ही बोलो, ऐसा नहीं। आपको उनके लोकल लैंग्वेज के साथ अ, 2-3 टूटे शब्द ही सही, लेकिन आपको लेके चलना पड़ेगा, ताकि बच्चे के साथ एक रिलेशन डेवलप हो जाए आपका, एक जुड़ाव महसूस हो जाए, कनेक्शन। तो आप उसके बाद आप बच्चों को कुछ भी आप समझाओगे, बच्चा सीखेगा, वो समझने के लिए तैयार रहेगा, एक जुड़ाव सा महसूस करेगा। तो जिज्ञासु जहाँ जहाँ तक की बात है, तो बच्चे हर जगह के जिज्ञासु हैं। आपको बिहार की तो इतिहास आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके चाणक्य, सब वहाँ की एक डेवलप्ड माइंड का परिचय दे। सर, कोई आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ हो, जब बच्चों ने आपको परेशान किया हो? क्योंकि बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो बच्चे परेशान भी करते हैं, तो उस टाइम आपने उन्हें कैसे किस तरीके से आपने उनको हैंडल किया होगा? ये परेशान तो नहीं, जैसे बच्चे जिज्ञासु तो होते ही हैं, उनके अंदर अनेक प्रश्नों का सागर भरा रहता है, उमड़ता रहता है, वो प्रश्न पूछेंगे ही आपसे। तो जहाँ तक जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर तो दे दिया जाए, लेकिन वो खुद समझ नहीं पाएंगे कि एक अच्छा वाक्य मुझे याद आया जिज्ञासु को लेके। एक बार मैं पढ़ा रहा था क्लास 6 में, तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि टॉपिक था ताप, सूर्य से ऊर्जा जो मिलती है, ताप। तो सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है, ये टॉपिक था, पढ़ाना था। तो उसमें मैंने उसको उदाहरण देके बताया था कि जैसे अ, गीले कपड़े हम बाहर रखते हैं सूर्य के सामने धूप में, तो बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो ये कौन सा फिनोमिना काम करता है जो कपड़े को सुखा देता है? तो ऐसे चीज़ों को जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, हम जैसे घर्षण पढ़ाना है, तो हम चल रहे हैं तो गिर क्यों नहीं रहे हैं? तेल तैलीय सतहों पे हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अभी ऐसे सामान्य रूप से चलेंगे तो नहीं गिरते हैं। सर, बीपीएससी टीआरई के लिए आपने कौन-कौन सी बुक को पढ़ा था? आपके क्या-क्या सोर्सेज़ थे? क्या आपने किसी यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो किया था? अ, जी नहीं, मैंने पूरी तरीके से घटना चक्र को फॉलो किया था और उसी पे रियलाइज़ किया था। पूर्वावलोकन आती है सीरीज़, उसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और करंट अफेयर के लिए घटना सार एक बुक आती है, वो घटना चक्र की, तो मैंने घटना सार पढ़ा हुआ था। और बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैं ऐसे ही, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि सर आपने किसी यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो किया था? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरीके से घटना चक्र पूर्वावलोकन को ही फॉलो किया था। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बीपीएससी के लगा रखे थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो सर ये बात रही बीपीएससी टीचर के लिए। तो सर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, लेखपाल के लिए आपने कौन-कौन सी बुक पढ़ी थी? क्या-क्या सोर्सेज़ थे आपके? जी सागर जी, लेखपाल का जो पेपर था वो 4 खंडों में बटा हुआ था, जिसमें जीएस था एक 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन मैथ थी, और 25 क्वेश्चन हिंदी थी, और 25 क्वेश्चन आपका ग्रामीण परिवेश से था। तो इसमें हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वाइट वाइट, और लूसेंट, इन दोनों को मैंने साथ में रख के पढ़ा था। और जीएस के लिए मेरा वही घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत कुछ हुई नहीं, ना मैंने कुछ अलग से कुछ पढ़ा था। मैथ के लिए चूंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में, तो मैथ का तो मुझे एसएससी के एग्जाम्स भी मैं देता था, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी मैथ को लेकर। तो मैथ के लिए मैंने एज स्पेसिफिक कुछ पढ़ा नहीं था, ऐसे ही बस मॉक दिए थे 2-4 और पेपर दे दिया था। ग्रामीण परिवेश के लिए मैंने एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आई थी उस समय, उसको मैंने पढ़ा था। और एक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं रोजगार विद अंकित, उनका एक पीडीएफ मार्केट में मिल रहा था कटरा में, तो मैंने उनके एक पीडीएफ ग्रामीण परिवेश के लिए उन दोनों को, अरिहंत की बुक और आरडब्ल्यूए का पीडीएफ मटेरियल, इन दोनों को साथ में रख के मैंने पढ़ा था।
देवेंद्र जी, लेखपाल की जो कट ऑफ थी वो अनएक्सपेक्टेड हो गई, लगभग 83.25 चली गई, और जिन छात्रों का एक नंबर से रुक गया उनके बारे में आपका क्या सुझाव है? जी हाँ सागर जी, जहाँ तक बात की जाए लेखपाल कटाव की तो हम लोग किसी ने नहीं सोचा था कि कटाव इतनी हाई चली जाएगी। अ, सब यही सोच रहे थे कि 80-81, मेरा भी मानना था कि यूआर 80-81 के आसपास लगेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कटाव बहुत हाई चली गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे जो कारण लगता है कि पेपर में अगर ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो पेपर बहुत ईजी था, बहुत हल्के स्तर का था पेपर। तो मुझे लगता है वही एक पॉइंट रहा है जो कट ऑफ इतनी हाई चली गई। जहाँ तक बात की जाए जैसे कुछ बच्चों का जिनका पॉइंट पे बॉर्डर पे रह गया, नहीं हुआ, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल निराश हताश बिल्कुल मत होइए। मेरा भी ये ऐसा नहीं है, ये पहला एग्ज़ाम था और मेरा हो गया। इसके पहले मेरा यूपीएसआई में फाइनल में मात्र 3.4 मार्क्स से नहीं हुआ था और नॉर्मलाइजेशन मेरे 19.5 नंबर घट गए थे। उसके बाद मेरे 3.4 मार्क्स से नहीं हुए थे। तो ये एक चरण है, एक प्रक्रिया है। असफलताओं से सीढ़ी चढ़कर ही हमें सफलता मिलती है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, आप एक नई ऊर्जा के साथ, बीपीओ का एग्ज़ाम है, आरओ है, आगे लगिए। और अभी बहुत परीक्षाएं होनी है, लोअर पीसीएस आने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो आप एक फिर नई ऊर्जा के साथ आप लगिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सर, अंत में आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? कोई बात जो आप कहना चाहते हो? छात्रों को यही कहूँगा कि एक फोकस्ड होके सबसे पहले अपनी एक दिशा निर्धारित करिए और उसी दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ आप लग जाइए। चार लोग जरूर कहेंगे कि नहीं ये नहीं, ये करिए आप, तो ऐसे भ्रमित मत होइए। आप एक बार शांति से बैठिए, आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, और फिर निर्धारित करिए एक बार रास्ता और निकल चलिए पूरी ऊर्जा के साथ, सिंगल माइंड होके। आप निश्चित रूप से सफल होगे। किसी बहकावे में या किसी 50 जगह मत पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं, क्या रिसोर्सेज क्या नहीं। हम लोगों को तैयारी के दौरान मैंने देखा, मैंने खुद देखा कि जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री की बुक है, परीक्षा वाली मैंने लिया, मैं पढ़ा, फिर हमें ये लगता था कि अरे यार कुछ छूट रहा है, दृष्टि क्विक बुक ले आए, चलो फिर वही पढ़ते हैं हिस्ट्री से। तो ऐसा मत करिए कि एक ही विषय की कई किताबें मत पढ़िए। तो एक ही किताब आप पढ़िए और उसको कई बार पढ़िए। तो यही बात है कि बहुत भ्रमित मत होइए, एक एक दिशा में पूर्ण ऊर्जा के साथ लगिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।